जिन्होंने रातों की नींद उड़ाई है, कामयाबी उन्होंने ही पाई है। दोस्तों, आरएस प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा के लिए मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ज़्यादा किताबें मत पढ़ो। एक किताब आप पढ़ोगे ना, उसके अंदर मुख्य परीक्षा में या प्रारंभिक परीक्षा में बैठोगे ना आपको, तो आपको वो पेज दिखेंगे। जैसे बीए के दौरान हम पढ़ते थे, संजीव पासबुक पढ़ते थे, उसके येलो पेजेज आपको दिखते थे। तो ज़्यादा किताबें पढ़ने से क्या होता है, आपकी भाषा बिगड़ जाती है। सपोज करो आपने एक किताब पढ़ ली थी, उसमें आपने लोक प्रशासन की परिभाषा पढ़ी, अब उसी दूसरी किताब से पढ़ोगे तो जो फिक्स परमानेंट मेमोरी के अंदर बैठी हुई लोक प्रशासन की परिभाषा वो प्रभावित हो जाएगी। तो शुरुआत के अंदर तैयारी इस तरीके से करो, जैसे लोक प्रशासन एक छोटा सा टॉपिक है, प्रत्यायोजन है ना। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कुछ अधिकारी, है ना। प्रत्यायोजन का मतलब होता है उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को खुद के कार्य बोझ ज़्यादा होने के कारण या और किसी अन्य कारणों से अंतिम जिम्मेदारी स्वयं के रखते हुए कार्य जो है अधीनस्थ को सौंप देता है। ये क्या है, सत्ता का प्रत्यायोजन है। ठीक, अब ये दिमाग में आपके सत्ता के प्रत्यायोजन डेलीगेशन की परिभाषा बैठी हुई है। ठीक है, अब आप अलग अलग किताबों से बैठोगे तो जो फिक्स परिभाषा है आपकी, वो परिभाषा बिगड़ जाएगी। इसलिए जो भी किताब पढ़ रहे हो, अच्छी किताब पढ़ रहे हो, उस एक किताब को आधार मान करके परिभाषा तैयार कर लो। जैसे कि विकेंद्रीकरण की परिभाषा, ठीक, विकेंद्रीकरण परिभाषा आज आपने एक किताब से याद की, ठीक है, वह प्रशासनिक अवधारणा जिसके अंतर्गत निर्णय उच्च स्तर पर नहीं लिए जा करके निम्न स्तर पर लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक, इससे होता है क्या, इसका इम्पैक्ट ये होता है। इस तरीके से आपने एक परिभाषा तैयार की। फिर अब आप एक छोटी सी और किसी थिंकर की परिभाषा पढ़ते हो, ठीक है, या और दूसरी परिभाषा याद करते हो, तो जो परमानेंट मेमोरी की जो चीज़ है ना, वो हिल जाएगी। इसलिए कोई भी टॉपिक हो उसको दिमाग के अंदर अगर फिट कर लिया फिर मान लो, ठीक। अब कोई नई चीज़ मिले तो ऐड जरूर कर लो, बाकी जिस एक किताब को आधार बनाया लैंग्वेज, उसी की रटो, उसी की याद करो, परमानेंट मेमोरी के अंदर वो चीज़ रहेगी। जैसे कि सपोज करो आपसे सवाल पूछे, है ना, गीता के निष्काम कर्म में उसका क्या महत्व है। अब आपने एक भाषा याद कर रखी है, दिमाग में आपके सेट हो रखी है, ठीक। अब आप दूसरी किताब पढ़ोगे तो चीज़ें वही है, लेकिन आपकी जो शब्दावली है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए जो टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़ो, शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लो, उसका रिकॉल कर लो और उसको परमानेंट जो मेमोरी है उसके अंतर्गत आप डाल दो। ठीक, जैसे मेरे से पूछे कि विकेंद्रीकरण का महत्व क्या, तो मेरी परमानेंट मेमोरी के अंदर फिक्स है कि विकेंद्रीकरण वह अवधारणा जिसके अंतर्गत सत्ता का फैलाव नीचे की स्तर, यानी कोष्टक में लिखूंगा अधोगामी स्तर की ओर जाता है। इसका ये लोकतंत्र की पाठशाला है, राजनीतिक दृष्टि से जहाँ लोकतंत्र की पाठशाला, वहीं प्रशासनिक दृष्टि से ये कार्यकुशलता मितव्यता का पर्याय बन चुकी एक अवधारणा, जिसके अंतर्गत स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा या स्थानीय अधिकारियों के द्वारा स्थानीय तरीके से स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। इससे जहाँ उच्च अधिकारी का कार्य हल्का होता है, वहीं अधीनस्थ अधिकारी का मनोबल बढ़ता है और कार्य के अंदर कुशलता आती है और संतुष्टि के साथ में और विशेषज्ञता के साथ में निर्णय निष्पादित किए जाते हैं। तो जैसे मान लो मेरी मेमोरी के अंदर ये चीज़ें फिट है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ छूटी है तो एक दो पॉइंट ऐड जरूर कर सकता हूँ, लेकिन जो फिक्स मेमोरी में चला गया है उसके साथ में छेड़खानी ना करें। ठीक है, सपोज करो लोक प्रशासन एक छोटा सा टॉपिक है कि औपचारिक प्रबंधन क्या है और अनौपचारिक क्या है, संगठन क्या है। ठीक, तो औपचारिक संगठन क्या होते हैं, किसी भी अधीनस्थ और उच्च का जो भाव होता है, किसी भी ऑफिस के अंदर जो इनफॉर्मल जो रिश्ते होते हैं, ठीक है ना, जैसे कलेक्टर एसडीएम को आदेश देगा, एसडीएम तहसीलदार को देगा, तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया। ठीक, लेकिन इसी तरीके जब साथ में काम करते हैं तो संबंध हो जाते हैं, माहौल है ना अनौपचारिक हो जाता है, तो अनौपचारिक संगठन बन जाते हैं। ठीक, अब आपके दिमाग के अंदर जैसे मान लो आपने पढ़ लिया इसको, अब आप एक सारणी बनाओ कि साहब औपचारिक संगठन, इस तरफ औपचारिक संगठन लिखो, दूसरी तरफ अनौपचारिक संगठन लिखो। औपचारिक संगठन लिखो, इसके अंतर्गत ये विधिक संरचना पर आधारित है या ये संबंधों पर आधारित है। इसमें सत्ता जो है उच्च से अधीनस्थ की ओर जाती है, इसमें उच्च और अधीनस्थ का भाव रहता है, इसमें उच्च अधीनस्थ का भाव नहीं रहता है। तो 8 पॉइंट बनाए, इसके अंदर कार्यकुशलता मितव्यता पे जोर दिया जाता है, इसमें भावनाओं पर जोर दिया जाता है। जो औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों की एक 8 पॉइंट की आपने लिस्ट तैयार कर ली। ठीक है, अब उस लिस्ट से क्या होगा, 50 शब्द में पूछे तो 50 शब्द में लिख दो। ठीक है, और फिर लास्ट में लिख दो औपचारिक संबंधों को मानने वाले कौन है, अनौपचारिक संबंधों को मानने वाले कौन है। ठीक है, अब आपसे यही अगर 15 शब्दों में पूछ ले औपचारिक संगठन क्या है, तो जो 8 विशेषताएं लिखी है उन्हीं को 15 शब्दों में कर लो। पूछे अनौपचारिक संगठन क्या है, जो 8 विशेषताएं हैं उन्हीं को वापस किस में कर दो, 15 शब्दों के अंदर कर दो। तो मानसिक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है कि टीचर कुछ भी पूछे बिल्कुल, ठीक है, मेरा जो फ्रेमवर्क है 90% फिक्स है, बाकी जैसा टीचर पूछेगा उसके हिसाब से मैं सवाल तैयार कर लूंगा। जैसे सपोज करो लोक प्रशासन में एक छोटा सा चैप्टर है
वैज्ञानिक प्रबंधन, है ना। लुईस बेंडिस ने इस शब्द का प्रयोग किया था। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है और उन्होंने प्रयोग किए थे कि भाई प्रोडक्शन जो है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है ना, कंपनी घाटे के अंदर क्यों जा रही है। इस तरीके से कंपनी की जो पॉलिसी को लेकर के उनका एनालिसिस था, तो उन्होंने कहा कि काम वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो रहा, पुराने तरीके से हो रहा। अंगूठा टेक जो नियम है ना, रूल ऑफ थंब, वो नहीं होना चाहिए। विज्ञान को विकसित करो, कर्मचारियों को वैज्ञानिक आधार पर चयन करो, वैज्ञानिक आधार पर उनको प्रशिक्षित करो, काम का उनका बंटवारा कर दो, काम का फिक्स मेजरमेंट कर दो, कार्य का अध्ययन और कार्य का मापन कर दो। जो काम निर्धारित जो पैटर्न है उससे कम करे उसको दंड दो, और जो ज़्यादा करे उसको बोनस दो। तो ये टेलर की, और मानसिक क्रांति की बात की, मेंटल रिवोल्यूशन की बात की टेलर ने, उसमें उसने कहा कि प्रबंधन और जो मजदूर है उनके कोई हित विरोधी नहीं है, दोनों को मिलजुल करके काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो लक्ष्य है वो संगठन की कुशलता बढ़ाना। अब ये आपके बात बैठ गई, आप 15 शब्द में पूछे कि आ गया वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, तो टेलर द्वारा प्रतिपादित वह प्रशासनिक अवधारणा जिसमें प्रबंध के विज्ञान को विकसित करने पे जोर है, जिसमें ये 6-7 विशेषताएं लिखी, उत्तर हो गया। महत्व पूछे तो महत्व लिख दो, चीजें वही है। बहुत बहुत धन्यवाद।